सो हमने कहाँ तक देख लिया था, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी, ठीक है। इसके अलावा क्या आता है हमारा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, दैट इज़ MIGA, मिगा पे जो पढ़ो आप, ठीक है। MIGA provides political risk insurance and credit enhancement to encourage फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब ये डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादातर देते हैं, क्योंकि जो डेवलप कंट्री है उनको तो भाई पैसों की कमी ही नहीं है, किसी उनका इनको तो ज़रूरत ही नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं है जितना डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज़ को है ना। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, दैट इज़ ICSID, ठीक है। आपको इसको याद करना है तो एक तरीका है, देखो, इज़ CID, थोड़ा इसका ऐसा है ना, इसको थोड़ा कर देना थोड़ा एस और सी का थोड़ा खेल अदल बदल कर देना, इस सी आई डी उसके जो क्या करना है मुझे, ICSID, सिर्फ SC का हमें आगे पीछे करना है। इसके अलावा गवर्नेंस, वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज़ गवर्नड बाय इट्स मेंबर कंट्रीज एंड डिसीजंस आर मेड बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड अ बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है गवर्न होता है इसके मेंबर कंट्रीज से, और इसके डिसीजन लिए जाते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर से और बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होते हैं उसके। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जेट इज़ IMF को बना था 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था ड्यूरिंग यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड द फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के बाद, ऑल्सो नोन एज ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसको ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये था, ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था, ये तो पता है ग्रेट डिप्रेशन क्या है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s हाईलाइटेड द नीड फॉर द कोऑपरेटिव इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम चाहिए था, एक मॉनेटरी सिस्टम चाहिए था टू प्रिवेंट इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी एंड करेंसी क्राइसिस। कंट्रीज sought a mechanism to promote exchange rate stability and facilitate international trade. ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंटेटिव हो, ये वही चीज़ सेम चीज़ ऊपर वाली देगी हमने भी है ना, बावर रिपीट करना फिर वो कर दिया ना। अब देखो इसमें क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। इनिशियली IMF ऑपरेटेड अंडर अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स वेयर मेंबर कंट्रीज एग्रीड टू पे देयर करेंसीज टू द US डॉलर। मतलब सबकी जो करेंसी है वो, अगर इंडिया की करेंसी, सॉरी, अगर इंडिया की करेंसी दुबई में नहीं चलेगी तो वहाँ पे क्या चल जाएगा, डॉलर चल जाएगा, है ना। तो US डॉलर हर जगह चल सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चल सकता है, ठीक है। और US डॉलर से ही कंपेयर किया जाता है हर एक करेंसी को, है ना। इन टर्म्स वॉज अ कन्वर्टेबल टू गोल्ड, जैसे कि IMF वगैरह होते हैं, IMF इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो उसमें है ना, ऐसा नहीं कि इंडिया को अपने पैसा रुपीज़ में ही करके डालना पड़ेगा, नहीं, पहले इंडिया को डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, फिर डॉलर से जब वहाँ से करेंसी या फिर जो भी हमें कुछ चीज़ चाहिए, फिर ऐसा होता है ना, वो हमें करना पड़ेगा, राइट। या फिर हमें ये IMF देगा तो उसमें डॉलर्स देगा, ना कि करेंसी, इंडियन करेंसी। एनीवेज ये कोई बात नहीं है, इसमें कोई समझाने वाली नहीं, समझने वाली, इग्नोर भी कर सकते हो जो मैंने ही बोला। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, इसकी मेंबरशिप के बारे में जानते हैं। IMF इज composed of its member countries, each of which holds certain number of quota shares. Quotas determine a member's financial commitment and voting power within the institutions. ठीक है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स में 24 लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, सर्विलेंस, मॉनिटर करना ग्लोबल इकोनॉमी को, एंड प्रोवाइड पॉलिसी एडवाइस टू मेंबर कंट्रीज, इनकी जो मेंबर कंट्रीज उनको पॉलिसी एडवाइस देना। फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी फाइनेंशियली हेल्प करता है ये अपनी मेंबर कंट्रीज़ को, टेक्निकल असिस्टेंट एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट इनका ये काम है। कोटा एंड वोटिंग पावर, ये भी एक इनका। ईच मेंबर कंट्रीज वोटिंग पावर, ईच मेंबर कंट्रीज वोटिंग पावर एंड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन यानी कोटा आर डिटरमाइंड बाई इट्स इकोनॉमिक साइज।
मेजर डिसीजंस ऑफन रिक्वायर सुपर मेजोरिटी वोट। सुपर मेजोरिटी वोट में तो बहुत बेसिक चीज़ें, आप में वोट ज़्यादा होंगे वही चीज़ मानी जाती है ना। इंश्योरिंग दैट द लार्जेस्ट इकोनॉमी है सिग्निफिकेंट सेज। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिस्टोरिकल क्या है, इसको पहले हम GATT बोला जाता था, 1995 में बना था ये ना, 1995। द precursor to the WTO was General Agreement on Tariff and Trade, that is GATT, established in 1947. 1947, GATT was a series of negotiations aimed at the reducing trade barriers. जो trade barriers के लिए basically एक establishment है, international organization promoting international economic cooperation after the World War II के बाद ये बनाई गई थी। WTO इंटरनेशनल, ये हम WTO की बात करें, WTO आया था 1 जनवरी 1995 में, बल्कि किसको सक्सीड करके GATT को, ठीक है। it is 1986 and 1994 लेट द फाउंडेशन। ये सब कुछ ज़रूरी तो करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो है नहीं। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इसका कैसा है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है ना, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो कि WTO की है वो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, विच मीट्स एटलीस्ट 1 ईयर वंस एवरी 2 ईयर्स, इन 2 साल में एक बार तो मिलना होता है इनको, है ना ये सब कुछ। जनरल काउंसिल, सेक्रेटरीट्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जो कि कहीं हो जाए ना, लड़ाई दंगे हो जाते हैं तो उनको यही सॉल्व कर जाते हैं, रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट हो जाते हैं, बेसिकली ट्रेड डिस्प्यूट, ट्रेड के पीछे लड़ाई दंगे हो जाते हैं वाली, ठीक है। इसके अलावा TPRB कंडक्ट्स, यानी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ये कंडक्ट करता है रेगुलर रिव्यूज ऑफ द ट्रेड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ WTO। WTO members. These reviews help to ensure transparency, provide a forum for members to discuss their trade policy. काउंसिल एंड कमिटीज़ भी होती हैं इसमें, स्पेशलाइज्ड कमिटी वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ 20, G20, यानी आपको बताओ इसकी फुल फॉर्म पहले पता थी G20 की, ग्रुप ऑफ 20? अगर हाँ तो सब्सक्राइब करो चैनल को, अगर नहीं तो सब्सक्राइब करो चैनल को। अब मैं कैसे समझूंगा तो आप कमेंट कर देना, मुझे पता था, ठीक है। अब टाइम मेंशन करके बता देना ना। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 इज़ एन इंटरनेशनल फोरम फॉर गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 19 कंट्रीज़ एंड द यूरोपियन यूनियन। 19 कंट्रीज़ हैं और उसमें एक यूरोपियन यूनियन है। It was established in response to financial crisis in the late 90s में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उसके रेस्पॉन्स में इस्टेब्लिश की गई थी, विद इट्स फर्स्ट मीटिंग टेकिंग प्लेस इन 1999। The G20 serves as a platform for discussing and coordinating global economic policies among major economies, ठीक है। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 1997 से 1998 में, चली थी 1 साल, ठीक है। इसके अलावा G20 एक्सपेंशन हुआ कब, पहले 7 कंट्रीज़ का ग्रुप था, ठीक है, जो कि कौन कौन सी थी, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। However, reorganizing the limitation of the excluding major emerging economies, the G20 group of 20 created to include broader representations. G20 मीटिंग 1990 में हुई थी, जो कि the inaugural meeting of G20 took place in Berlin in 1999। 1 तमाम 9।
द G20 brought together financial ministers and central bank governors to discuss and coordinate policies to address global economies and challenges. ठीक है, ये किसके लिए बनाई गई, जिससे कि वो डिस्कस कर सकें कोऑर्डिनेट पॉलिसीज़, जिससे कि उन्हें बता सकें ग्लोबल इकोनॉमिक में क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या नहीं. इसमें G20 में 19 इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है. ठीक है, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. ये सारी कंट्रीज़ G20 में हैं. और तो इंडिया में कब हुआ था G20? अभी जो रिसेंटली हुआ है, सभी को पता होगा. आप सब दिल्ली में हो गए उस टाइम जब हुआ था, सब कुछ बंद हो गया था, है ना. और जो वो सब कुछ नहीं, मतलब कि वो पर्टिकुलर एरिया बंद हो गया था, प्रगति मैदान वाला. रोटेटिंग प्रेसिडेंसी. G20 operates on a rotating presidency system where a member country holds a presidency for a 1-year term. जहाँ पे कि सिर्फ एक मेंबर कंट्री होल्ड करती है प्रेसिडेंसी 1 साल के लिए, और जो प्रेसिडेंसी है रोटेट करती है अमंग डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, होस्ट कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द एजेंडाज, ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स एंड द फैसिलिटेटिंग डिस्कशंस. ठीक है, हर एक कंट्री के पास आता है. ठीक है, आज जैसे कि इंडिया में भी हुआ था, है ना. इंडिया में जो पूरा दिल्ली में एक ऑर्गेनाइज करवाया गया था, पूरा दिल्ली को साफ वाफ पूरा क्लीन करवा दिया था, और उस टाइम हमारा इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा था, इसको G20 को करवा रहा था, है ना. लीडर समिट. G20 लीडर समिट इज़ द मोस्ट हाई प्रोफाइल इवेंट. इसमें क्या होता है, सारे कंट्री के सारे बेसिकली स्टेट के लीडर्स, स्टेट इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इन द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड स्टेट इज़ द कंट्री. यानी स्टेट कौन कौन से हो जाते हैं? इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, साउथ कोरिया, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारे स्टेट्स हो जाते हैं ना. ये समिट एनुअली हर साल लगती है, बनाई जाती है. फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग होती है इन लोगों की भी अलग. वर्किंग ग्रुप, एंगेजमेंट ग्रुप, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है इन इंस्टीट्यूशंस के. वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉवर्टी को ख़त्म करना. ख़त्म तो नहीं हो सकती, उसको कम करना. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाँ, का किसी कंट्री का बोल सकते हैं, मेंबर कंट्री का, फिर डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंशियल असिस्ट करके उनका डेवलपमेंट करवाना. ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, इनका मतलब ये है कि वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट इन द ह्यूमन कैपिटल बाय सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स इन एजुकेशन में ज़्यादा लगा के पैसे, हेल्थ केयर में, सोशल सर्विस में लगा के, जिससे कि वहाँ के लोगों की कंडीशन थोड़ी अच्छी हो जाए, वहाँ के लोग थोड़ा डेवलप हो सकें. प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी ऐसे एनवायरनमेंट को ऐसे यूज़ करना जिससे कि हम आज यूज़ कर लें और फ्यूचर जनरेशन में उसको यूज़ कर सके. ठीक है. प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव यानी हर एक के साथ हर एक कंट्री का ग्रोथ होना चाहिए, और नहीं सिर्फ एक्सक्लूसिव ग्रोथ नहीं, सिर्फ यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं हम इंक्लूसिव ग्रोथ. ठीक है, हर एक कंट्री का. क्राइसिस रिस्पॉन्स एंड रिसाइलेंस बिल्डिंग. जो क्राइसिस को रिस्पॉन्स कर सके, यानी किसी का रिस्पॉन्स, मतलब कोई किसी कंट्री को क्राइसिस हो रहे हैं ना, किसी के क्राइसिस चल रहे हैं, तो ये क्या काम करेगा? क्राइसिस में उसकी हेल्प करेगा. और इसका फंक्शन क्या होता है? फाइनेंशियल असिस्टेंट, पैसे देकर उनकी मदद करेगा, टेक्निकल असिस्ट करेगा उनको टेक्निकली, और नॉलेज अपनी शेयर करेगा, पॉलिसी एडवाइस देगा अपना पॉलिसी से रिलेटेड, आप पॉलिसी चेंज करो, ये करो, वो करो, है ना. कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको आश्वासन देगा कि हाँ चलो आप कर सकते हो, होता है ना. और उनको कुछ पैसे देता है, जिससे कि कुछ प्लान देता है, कुछ ब्लूप्रिंट्स देते हैं, कह सकते हैं ना, जिससे कि वो अपनी कैपेसिटी को बना सकें. रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन इनका काम रहता है. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP, ये भी इनका एक फंक्शन है. ग्लोबल कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप, ग्लोबली वर्ल्ड में कॉर्पोरेशन रहे, ये भी इनका एक काम है इंपॉर्टेंट. ठीक है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रमोट करना इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन. एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, यानी जो एक्सचेंज रेट उसको स्टेबल रखना है, जिससे के लिए वो लोग
फ्लैक्चुएशन से डील कर पाएँ, कभी ज़्यादा हो गया कभी कम। एनीवेज, फैसिलिटेटिंग द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सपेंशन करवाने में हेल्प करता है ये IMF। इसके अलावा बैलेंसिंग ग्लोबल पेमेंट को बैलेंस करता है। अब ऐसे देखो कुछ चीज़ आप पाकिस्तान से मंगा रहे हो, पाकिस्तान से कुछ मंगाने वाली चीज़ तो नहीं है ना, तो पाकिस्तान इंडिया की करेंसी का कितना वो है ना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसका फंक्शन क्या है? सर्वेलेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस, रिसर्च एंड डाटा प्रोविजन, वो सेम चीज़ उसी के हैं जैसे जो उसमें थे, है ना। ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, WTO का क्या है? ट्रेड रिलेशन है, ट्रेड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फैसिलिटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, ये हेल्प करती है इंटरनेशनल ट्रेड में। प्रमोट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ, साथ ही साथ इंश्योर करती है कोई डिस्क्रिमिनेशन ट्रेड ना हो रहा हो, मतलब किसी के साथ गलत ना हो रहा हो। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉजेस, कुछ नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग ट्रेड, सो इट्स मोस्ट फेवर्ड नेशंस, ठीक है। रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स यानी होता है ना, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो ट्रेड वो लगता है टैक्स, उसको कम करता है, मतलब उसको रिड्यूस करता है वही चीज़। प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि हम ट्रेड नेगोशिएशन की बात कर सकते हैं कि हाँ इतने में नहीं उतना चाहिए, उतना में नहीं, है ना। फंक्शंस देखा जाए तो ट्रेड नेगोशिएशन का क्या है? ट्रेड नेगोशिएशन का काम है, जब इसका यहाँ पे भी था ट्रेड नेगोशिएशन वाला, है ना। इसके अलावा डिस्प्यूट सेटलमेंट भी WTO का काम है। ट्रेड डिस्प्यूट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड डिस्प्यूट, नॉट जो लड़ाई दंगे वाला। मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस, टेक्निकल असिस्टेंट का इनका काम है। पॉलिटिकल पॉलिसी रिव्यू इनका भी काम है। इकोनॉमिक रिसर्च एंड एनालिसिस भी इनका काम है ना। गाइस एक चीज़ बता दूं आपको, अगर कहीं भी एस लिख रहा हूँ आप उसको 6 बना लेना, जहाँ पे यू बन रहा हो वहाँ पे 9 बना लेना, क्योंकि है ना थोड़ा सा डिफरेंस चेंज दिक्कत हो गई है। इसके अलावा G20 का क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा फैसिलिटेटिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, coordinating policy responses to economic challenges, addressing financial stability, reforming international financial institutions का फंक्शन क्या है? लीडर्स समिट यानी लीडर्स मिलते हैं हर एक साल अलग अलग कंट्रीज़ में, हमारे इंडिया में भी मिले थे आई थिंक लास्ट ईयर, है ना। फाइनेंशियल मिनिस्टर्स, नॉट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग कराना भी इनका फंक्शन है। वर्किंग ग्रुप्स एंड टास्क फोर्स भी इसका एक मेन फंक्शन है। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट एजेंडा, ग्लोबल गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, इंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं मेरे को बताना कमेंट में। चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक के क्या क्या चैलेंजेस हैं वो हम देखेंगे, और उसके क्रिटिसिज्म में भी चैलेंज ये है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो अक्सर basically this means some world banks lending offers contain conditional requirements for countries to implement economic reforms and structural adjustment, right? And the criticism is here, democracy and governance. what I am saying कि guys ये जो टॉपिक है ना, चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म, ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है और समझने वाले को इसमें बात है नहीं, समझ सको तो समझ लेना, ठीक है। चैलेंज में भी क्रिटिसिज्म है और क्रिटिसिज्म में भी चैलेंज है, एक बार पढ़ो इसको खुद। हर एक अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अलग अलग क्रिटिसिज्म में अलग अलग चैलेंजेस हैं, समझ में आ जाएगा। और कुछ समझ में नहीं आता है तो कोशिश करना समझने की, समझ ही जाओगे, है ना। अब आ जाता है IMF, हमने ऊपर देखा वर्ल्ड बैंक के बारे में। अब आ जाता है IMF के कुछ चैलेंजेस जैसे कि डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस रोल इन। देखो सबके ना एक ही सेम चैलेंजेस हैं, सेम क्रिटिसिज्म है, किसी एक के पढ़ लो, सबके उसके पर्सपेक्टिव में लिख देना थोड़ा थोड़ा, हर एक के देखो सब में चेंज है। अभी देखो इसमें ये देख लो, रोल ऑफ करेंसी क्राइसिस। अब WTO में आते हैं, देखो इसमें देखते हैं, इसमें है नहीं है अनइक्वल डेवलपमेंट इन कंसर्न्स, ट्रांसपेरेंसी एंड डिसीजन मेकिंग भी है,
dispute settlement and mechanism challenges, lack of flexibility on rules, agriculture subsidies and trade, impact of labor and environment, influence of powerful economies, intellectual property rights issues, erosion of nationality. लेकिन ऊपर के दोनों में तो सेम थे है ना, रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्लूसिविटी, देखिए इसकी वही चीज़ है, इसके चैलेंज और कुछ क्रिटिक्स के भी हैं इसमें. Global power dynamics, reforms and prospects of these. कुछ रिफॉर्म्स एंड प्रोस्पेक्ट्स भी लिए गए इंस्टीट्यूशन के थ्रू, जैसे कि वोटिंग पावर एंड रिप्रेजेंटेशन, कैपिटल इंक्रीज, अडेप्टेशन टू ग्लोबल चैलेंजेस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, private sector engagement, environmental and social standards, crisis responses and resilience buildings, inclusive development policies, global collaborations, emerging economy influence. ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी सेम चीज़ है. रिफॉर्म्स एंड प्रोस्पेक्टिव गवर्नेंस रिफॉर्म लिया गया. रिसोर्स एडिक्वेसी, क्राइसिस रिस्पॉन्स एंड प्रिवेंशन, spatial drawing rights SDRs, depth, sustainability, global economic coordination, social and environmental consideration, digital transformation same चीज़, inclusive growth policies, collaboration with emerging economies. और WTO का आ गया, WTO में भी वही सेम चीज़ आएगी. G20, inclusivity and representation, global economic governance, crisis management, prevention, development and inclusive growth, financial regulation and stability, digital economy and innovation, climate change and sustainability, trade and multilateralism, health security, social inclusion and equity. इसमें सोशल इंक्लूजन तो घुसाड़ देना, इसमें मतलब G20 कहीं है तो सोशल इंक्लूजन तो डाल ही देना. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन द ग्लोबलाइजेशन एरा. बहुत बेसिक सी चीज़ है. इंटरकनेक्टेड इकोनॉमीज़ हो गए हैं जब से ग्लोबलाइजेशन आई, हर एक कंट्री एक दूसरे से ट्रेड कर सकती है. क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो सकते हैं. पैसे अगर आप ऐसा नहीं कि उधर से ले रहे हो तो उधर से ले नहीं पाओगे क्योंकि करेंसी नहीं है. मुमकिन है आप करेंसी आप $US में पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. ग्लोबल सप्लाई चेन, सर्विस एंड डिजिटल ट्रेड, आजकल सर्विस डिजिटल ट्रेड भी आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो ना, ये सारी चीज़. ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क्स, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNCs. भाई MNCs ये ना लिखो आप तो कैसे हो जाएगा, MNCs के बारे में ना लिखोगे है ना. लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन द ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एडवांसमेंट. ठीक है, अब वहाँ से घर पे बैठे बैठे ट्रांसपोर्टेशन खुद हो सकता है, आपकी जो गुड आप दूसरी कंट्री से मंगा तो हो जाएगा वो. इंफॉर्मेशन एज एंड ई-कॉमर्स, फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, इमरजेंस ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स, ग्लोबल वैल्यू चेन्स. कैसे एक्चुअली मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन नहीं करा, जैसे हमने स्टार्टिंग बताया कि बहुत लेंथ हो जाएगी वीडियो, नहीं तो 2-3 घंटे की हो जाएगी ये वीडियो. ठीक है. ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेड इन सर्विसेज, चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज, global governance and more. You can read it from here. अब कुछ ऐसे आता है इसमें समझाने वाली चीज़ तो मैं समझा दूंगा, नहीं तो सारी वही चीज़ें जो पेज भरते हैं ना बच्चे, वही वाली चीज़ें हैं, पेज भरने वाली चीज़. Role and rules of the WTO in regulating the global trade, facilitating trade negotiation, net trade negotiation में help करता है. रूल बेस्ड सिस्टम, इनका रूल बेस्ड सिस्टम, डिस्प्यूट सेटलमेंट, मार्केट एक्सेस, ट्रेड इन सर्विस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर ट्रेड, डेवलपमेंट गोल्स, trade policy reviews, trade capacity buildings, key rules of WTO, most favored nations, that is MFN, national treatment, tariff binding, non-tariff measures, dispute settlement understandings, transparency, and dated trade related aspects of competition policy, sanitary and phytosanitary measures, SPS,
ठीक है, ट्रेड एंड कितनी बकवास लिखी हुई है PDF में, किसने बनाई थी इसको, कॉल करता हूँ। यू नो व्हाट, मैं पेन का वो पॉइंट घिस गया सारा ऐसे करते करते ऊपर। ग्लोबल एपिडेमिक्स एंड वर्किंग ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO काम करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जब कोविड आया था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था WHO ने न्यूज़ फैलाने में, है ना। क्या मतलब मीडिया का काम ये कर रही थी। WHO, यहाँ पे भी WHO को जिक्र तो नहीं हुआ था लेकिन अब हो गया, मैं वही सोच रहा था, वो नहीं है इसमें WHO, वर्ल्ड वर्ल्ड्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वैक्सीनेशन का काम तो किया था उन्होंने, है ना। एनीवेज, इमर्जिंग रिस्पॉन्स इन डिप्लॉयमेंट, एडवोकेसी ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड पोस्ट एंडेमिक असेसमेंट एंड लर्निंग, पता चल जाता है कि भाई कैसे हमें क्या क्या गलतियाँ जो हमने की थी वो नहीं करनी चाहिए। एक ही साथ कंप्लीट हो गया चैप्टर, और क्या यूनिट ख़त्म, यूनिट 4 इज़ कम्प्लीट। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बताई, और जो इम्पोर्टेंट नहीं थी, जो पेज बनने वाली चीज़ थी, वो आपने खुद पढ़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट, शेयर।